यदि आप नहीं किए हैं बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सेशन है विद्युत दोस्तों, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत की, जिसके अंतर्गत हमें इलेक्ट्रिक का अध्ययन करना होता है दोस्तों, उसे हम विद्युत कहते हैं। विद्युत पढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा स्टूडेंट्स, आवेश क्या है। व्हाट इज आवेश? इंग्लिश में से कहते हैं चार्ज, इंग्लिश में से कहते हैं चार्ज दोस्तों। आवेश क्या है? यदि हम आवेश को समझ जाते हैं तो विद्युत एकदम सिंपल हो जाएगा दोस्तों, एकदम मक्खन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आवेश आपका जो है, आवेश एक प्रकार का जो है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है, सिंपल भाषा में कहें, आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आवेश इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और परिभाषा है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। बॉयज चलिए आगे आपको समझ में आएगा। एक वैज्ञानिक थे आपके थेल्स ने क्या किया, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ लिए, जैसे कैम्फर है, कांच की छड़ है, कांच की छड़ हो गई, कैम्फर हो गया, और एबोनाइट की छड़ हो जाएगी, एबोनाइट की छड़ गाइज। ये जो आपके थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे कैम्फर, कांच की छड़, एबोनाइट की छड़ को, कैम्फर को आपस में रगड़े, कांच की छड़ को रेशम से रगड़े, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़े। रगड़ने के बाद इन्हें यह फील हुआ कि वस्तुएं आवेशित हो रही हैं, चार्जिंग हो रही हैं। चार्जिंग होने का मतलब कि वो सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। बॉयज ध्यान दीजिएगा, अर्थात आप कह सकते हैं बचपन में भी आपने किया होगा, बचपन में अभी ने ये ध्यान दिया होगा, यदि कांच का पेन है कोई, बालों में रगड़ ले तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाने में उसमें शक्ति आ जाती थी। इसे कहते हैं चार्जिंग दोस्तों, आवेशित। तो अगर ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले वस्तुओं को आवेशित किसने किया, तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया? थेल्स नामक वैज्ञानिक में। ध्यान दीजिएगा। आगे आपके आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आवेश को परिभाषित किया। थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने वस्तुओं को आवेशित किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, आवेश को परिभाषित किया। आवेश को परिभाषित करने का मतलब कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रयोग में क्या किया, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, इन्होंने एक पतंग उड़ाया और पतंग के ऊपर एक मेटल का रिंग लगा दिया और एक मेटल का रिंग अपने हाथ में पहन लिए। जब ये पतंग को उड़ा रहे थे, खासकर जब बादलों की गर्जन हो रही थी, जब बिजली कड़क रही थी, उस दौरान ये पतंग को उड़ा रहे थे, और उसके बाद जब वहाँ से रिंग खिसका, मतलब जब रिंग छूट गया वहाँ से, पतंग के पास से जो रिंग लगा था, वो जब आया इनके पास वाले रिंग में जब टकराया तो इन्हें एक विशेष प्रकार का झटका महसूस हुआ, तरंग उत्पन्न हुआ। तो इसी से इन्होंने क्या किया, आवेश को परिभाषित किया। इन्होंने आवेश को परिभाषित कर दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आवेश को परिभाषित कर दिया। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन्होंने वस्तुओं को आवेशित किया, रगड़ रगड़ के चेक किए कि कोई वस्तु आकर्षित होती है कि नहीं होती है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग के माध्यम से पतंग उड़ाया, उसमें एक रिंग पहले से बांध दिया, एक रिंग अपने पास पहन ली, और कुछ ही देर के बाद जब बादलों की गड़गड़ाहट हो रही थी तब उस रिंग को जब छोड़ा गया, कुछ स्टेप इनका रहा होगा, जब रिंग वहाँ से छूटा और इनके पास वाले रिंग में आके टकराया तो अचानक एक झटका महसूस हुआ इन्हें। तो इन्होंने वहाँ से आवेश की खोज कर दी दोस्तों। आवेश आपने देखा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। चलिए आगे चलते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है धनावेश
धनावेश, सेकंड है ऋण आवेश, ऋण आवेश। सिंपल भाषा में अगर यदि हम आपको बताएगा, इस ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ये ऋण आवेश अस्थायी मूलकण है। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर है दोस्तों तो यही आवेश है, ध्यान दीजिएगा। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो ये आवेश है। और यदि इलेक्ट्रॉन गतिमान हो गया, इलेक्ट्रॉन गति करने लगा तो ये धारा उत्पन्न होगी, वैद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं धनावेश का क्या तात्पर्य है। किसी पदार्थ के धनावेश का तात्पर्य ये होता है कि उस पदार्थ में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी है। धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं धनावेश का तात्पर्य है कि उस पदार्थ में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी है। और ऋण आवेश का मतलब कि तात्पर्य है कि उस पदार्थ में, जिस पदार्थ में ऋण आवेश लगा है, उस पदार्थ में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि है। चलिए आगे आपने देखा धनावेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इनकी कुछ क्वालिटियाँ देखते हैं। बॉयज, थेल्स को हटाते हैं। थेल्स ने क्या किया था, थेल्स ने वस्तुओं को रगड़ा और रगड़ने के बाद छोटी छोटी वस्तुओं को देखें आकर्षित कर रहा है, जिससे ये पता चला कि सर्वप्रथम थेल्स ने ही वस्तुओं को आवेशित किया था। ये आपके धनावेश हो गए और ऋणावेश हो गए। इनकी क्वालिटियाँ ये हैं, यदि पॉजिटिव और पॉजिटिव, या निगेटिव और निगेटिव, या निगेटिव और पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, यदि समान प्रकृति के आवेश हैं तो ये आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण करेंगे, तो आकर्षण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आवेश हो गए। आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। ध्यान दीजिएगा, आवेश जब गतिमान हो जाती है, खूब तेज से गतिमान हो जाती है, तो धारा उत्पन्न हो जाती है, वैद्युत धारा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आवेश प्रवाह की जो दर है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वस्तु में आवेश प्रवाहित हो रहा है, विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पीयर होता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है 1, मतलब एम्पीयर होता है। 1 एम्पीयर होता क्या है गाइस, ध्यान देंगे कि 1 एम्पीयर इक्वल टू होता क्या। 1 एम्पीयर का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए। यदि किसी वस्तु में 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि 1 एम्पीयर की धारा उत्पन्न हो गई। 1 एम्पीयर की धारा उत्पन्न हो गई। बॉयज ध्यान देंगे, 1 एम्पीयर क्या है? यदि किसी चालक पदार्थ में प्रति सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि उसमें 1 एम्पीयर की धारा उत्पन्न हो गई। सॉरी। चलिए आगे हमारा है, आवेश को कैसे हम डिनोट करेंगे, आवेश कैसे हम ज्ञात करेंगे। आवेश बराबर होता है N × E। Q इक्वल टू होता है N × E। ध्यान दीजिएगा, Q आपका आवेश है, N है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, -1.6 × 10⁻−19 कूलम। ध्यान दीजिएगा, -1.6 × 10⁻−19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पदार्थ में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ तो इतना आवेश, इतना कूलम आवेश होगा। अगर कई इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका दुगना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो तिगुना हो जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश जो निर्भर है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर है। आवेश किस पर निर्भर है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ध्यान दीजिएगा, अर्थात जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें आवेश उत्पन्न होगी। एक आवेश की और परिभाषा है, आप देख सकते हैं, आवेश इक्वल टू धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। अर्थात कह सकते हैं Q इक्वल टू I × T। ये ध्यान देंगे, किसी चालक पदार्थ में
किसी चालक पदार्थ में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाली धारा ही उस वस्तु में उत्पन्न आवेश होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी चालक पदार्थ में, चालक पदार्थ का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, आवेश प्रवाहित हो जाए, किसी चालक पदार्थ में प्रति सेकंड में प्रवाहित धारा की मात्रा ही उस वस्तु में प्रवाहित आवेश है। आवेश का मात्रक कूलाम है, ध्यान दीजिएगा। आवेश का मात्रक कूलाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आवेश का मात्रक कूलाम, या इसे आप कह सकते हैं एम्पियर सेकंड। ये ध्यान दीजिए, ये कम लोग को पता है। एम्पियर सेकंड भी इसका मात्रक है। किसका? ध्यान दीजिएगा, आवेश का। चलिए, ये आवेश के बारे में कुछ कहानी हो गई। आवेश को आपने समझा। यदि समान प्रकार के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो आकर्षण होगा। एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, इसलिए आवेश n × E। और एक आवेश की दूसरी परिभाषा है धारा गुणे समय, यानी कि Q = I × T। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि आवेश भी संरक्षण नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण का भी नियम आता है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ओनली वन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसे हम इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा के बारे में मान लीजिए कोई तार है दोस्तों, ये कोई चालक तार है, चालक तार है, इसमें धारा बह रही है। धारा बहती कैसे है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। किसी किसी बुकों में कैपिटल आई से धारा प्रदर्शित करता है, तो उससे परेशान नहीं होंगे, स्मॉल आई है। अब ये धारा बहती कैसे है? धारा को ये जान लीजिए, ढकेलने का काम, धक्का देने का काम वोल्टेज करता है। यदि वोल्टेज ना हो, विभव ना हो, तो धारा आगे गति नहीं करेगी। और धारा को रोकने का काम कौन करता है? धारा को रोकने का काम प्रतिरोध करता है, रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब हमें विभवांतर और प्रतिरोध दोनों जानने पड़ेंगे, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि धारा होती क्या। धारा की परिभाषा तो सिंपल हो गई। धारा की परिभाषा सिंपल है, आवेश प्रवाह की दर। ध्यान दीजिएगा, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है, और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है गाइज, वो है अमीटर। अमीटर, अमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवेश प्रवाह की दर। किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को आगे गति करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वोल्टेज ही धक्का देता है किसे? धारा को। और रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। तो धारा, या इसका मतलब कि विद्युत धारा को अच्छे से जानने के लिए हमें विभव और प्रतिरोध दोनों जानने होंगे। तो चलिए फटाफट हम आपको दिखा देते हैं 2 मिनट में विभव क्या है, प्रतिरोध क्या है। विभव और विभवांतर। विभव विभवांतर में काफ़ी समानताएं हैं। पहली चीज़ कि दोनों के मात्रक वोल्ट है, दोनों के मात्रक वोल्ट है। ध्यान दीजिएगा, विभव का मात्रक भी वोल्ट है और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट है। अगर परिभाषा की बात करें तो सिंपल वे में हम आपको बता सकते हैं कि अनंत से किसी एकांक आवेश को, अनंत से किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया W और उस आवेश का अनुपात ही वैद्युत विभव है। वैद्युत विभव, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव है। या मेरे शब्दों में कहें कि किया गया कार्य और उस विभव के आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें, एक स्पेशल मात्रक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, W/Q, W फॉर वर्क और Q फॉर कूलाम हो जाएगा आवेश का मात्रक।
तो इसे जूल प्रति कूलाम भी कहेंगे। जूल प्रति कूलाम, ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति कूलाम ही वोल्ट है। वोल्ट तो सभी जानते हैं, आप एक्स्ट्रा जानिए। जूल प्रति कूलाम, ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति कूलाम। विभवांतर आपका है, विभवांतर एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य W है और आवेश Q के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आपने देखा विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। विभव में अनंत से किसी आवेश को लाए थे और विभवांतर में किसी निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ निश्चित पॉइंट था, निश्चित पॉइंट था, ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W और आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होगा, इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जिसे हम वोल्ट कहते हैं, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। चलिए आगे हम ध्यान देते हैं कुछ और बातों पर। उम्मीद है आप मेरे सारे वीडियो को देख रहे होंगे। यदि आप मेरे सारे वीडियो को देख रहे हैं तो और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए। जितने लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही मैं मोटिवेट होकर बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम ये करते हैं कि कभी भी जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो दो तार क्यों लगाए जाते हैं। दो तार, हमेशा दो तार क्यों होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आपका फेज होता है जिसे आप फेज कहते हैं, एक आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ध्यान दीजिएगा, एक से विद्युत धारा जाती है और दूसरे से वापस आती है। अगर विद्युत धारा को वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा तो किसी भी यंत्र में वो काम नहीं करेगी। कहने को तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोई भी चोर यदि चोरी करने जाता है, मान लो घुस गया महल में या मकान में, तो वो चोरी तब तक नहीं करता जब तक उसे पता न चल जाए कि हमें निकलना कैसे। अगर वो चोरी नहीं किया है, पकड़ा गया, तो सीधे कहेगा हम गलती से आ गए थे। लेकिन वो तब तक चोरी नहीं करता जब तक उससे निकलने का रास्ता न मिल जाए। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ हम कोई वैद्युत उपकरण रख देते हैं, फ्रिज लगा दिए, ये मान लो जो हमारा फ्रिज हो गया। अब एक दो तार है, दो वायर लगे ही होते हैं, आप जानते ही हैं। एक से विद्युत धारा जाती है, दूसरे से आती है, तब इसमें कुछ कार्य होगा। अगर सिंगल तार ही लगाया जाए तो फ्रिज का कुछ भी कार्य नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस, ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखे होंगे पक्षियों को कि वो तार पर बैठते हैं, बिजली के तारों पर बैठते हैं। जब तक वो सिंगल तारों पर बैठते हैं तब तक उन्हें करंट का झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्हें विद्युत धारा वापस आने का मार्ग नहीं मिल पाता। हमको भी लाइट तब तक नहीं मारेगा यदि आप चप्पल जूते निकाल के उस पर चढ़ जाएं और किसी एक तार को पकड़ें, चाहे फेस को या न्यूट्रल को, तो लाइट आपको नहीं लगेगा। इसलिए घरों में जब कभी आता है मैकेनिक बनाने, आपका लाइट ख़राब हो जाता है, तो चप्पल निकाल के उसी पे वो खड़ा हो जाता है और आपसे कहता है कि हमें टच मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप उसे टच कर देंगे तो न्यूट्रल पा जाएगा, आपका संपर्क पृथ्वी से है, तो जिससे विद्युत धारा को पृथ्वी में जाने का मौका मिल जाएगा और आपको करंट का झटका आपको भी लग जाएगा, आपके मैकेनिक को भी लग जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों दो तार हमेशा लगाए जाते हैं, एक फेज होता है, दूसरा न्यूट्रल। इसलिए पक्षियों को जो है वो लाइट तब तक नहीं मारता जब तक दोनों तारों में टच नहीं होंगे। जब दोनों तारों में टच होते हैं तभी उन्हें विद्युत धारा का झटका लगता है, नहीं तो विद्युत धारा का झटका नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर धारा लीकेज हो गई, मान लीजिए धारा लीकेज हो गई, कुछ इसमें फ्रिज में रह गया, तो होता क्या है, पहले के घरों में अर्थिंग लगाया जाता था। अर्थिंग जानते होंगे आप, पहले अर्थिंग लगाए जाते थे। अर्थिंग का मतलब होता है भूसंपर्कन। भूसंपर्कन है गाइज, ध्यान दीजिएगा। भूसंपर्क अर्थिंग क्या है? हमारी पृथ्वी जो है ये बहुत ज़्यादा ही विद्युत धारा को सोख सकती है, कहने का मतलब अवशोषित कर सकती है। इसलिए पहले
अर्थिंग लगाए जाते थे। भू संपर्कन हो सकता है आप ना समझते हो, हम अर्थिंग लिख देते हैं। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, ध्यान दीजिएगा। अर्थिंग आपका ये हो गया। तो अर्थिंग इसीलिए लगाए जाते थे, यदि किसी उपकरण में, घरों में धारा लीकेज हो जाती है तो अर्थिंग से क्या होगा, ये धीरे 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 पृथ्वी में चली जाएगी। नहीं तो यदि आप वो संपर्कन नहीं लगाए हैं और बिजली के उपकरण को, फ्रिज को आप छू देंगे तो आपको ये झटका लग जाएगा। जमीन से आपका संपर्क है, विद्युत धारा को जाने का मौका मिल जाएगा। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपने देखा किस प्रकार दो तार होते हैं, फेज को ही गर्म वायर कहते हैं, फेज को ही गर्म तार कहते हैं, न्यूट्रल को कहते हैं ठंडा तार। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं ठंडा तार दोस्तों। ये आपका विद्युत हो गया। और विद्युत में आपने देखा विभव और विभवांतर। सबसे जरूरी चीज है आपका, अगर हम बात करें प्रतिरोध की, प्रतिरोध जिसे आप कहते हैं रेजिस्टेंस, आर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में या किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले को हम रुकावट उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध आपके यूं लगाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध यूं लगाए जाते हैं। क्यों यूं लगाए जाते हैं? ताकि काफ़ी टाइम से विद्युत धारा इसी में रह जाए, इसी कहते हैं रुकावट। मान लीजिए सीधे मार्ग पे आपको चलना है तो बहुत तेज जाएंगे और खूब घूम घूम के जाना है, खूब घूम घूम के जाना है, तब आपको स्लो चलना पड़ेगा। और जब आप स्लो चलेंगे तो आपके स्पीड में रुकावट पैदा हो गई। ये हो गया प्रतिरोध दोस्तों। प्रतिरोध तार किसके बनाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध तार जो आपके हैं कांस्टेंटन, यूरेका, मैंगनीन, इन 3 प्रकार के धातुओं से या मिश्र धातुओं से प्रतिरोध बनाए जाते हैं। प्रतिरोध यूं लगे होते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये ओम हो गया आपका। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विद्युत धारा आपने देखा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए आगे हम आपका देखते हैं ओम का नियम। गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वैद्युतिकी में आपका है ओम का नियम, ओम का नियम, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। 10th वालों के लिए भी, 10+2 वालों के लिए भी। यदि आप आने वाले आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ओम का नियम आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यूँ चुटकियों में आप समझेंगे ओम का नियम, ध्यान दीजिएगा। ओम का नियम ध्यान दीजिएगा केवल धात्विक चालकों पर ही मान्य है, यानी कि धातुओं के कंडक्टर्स, वे धातु जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। ध्यान दीजिएगा, धातु आप पढ़े होंगे, केवल धात्विक चालकों पर ही मान्य है क्या? ओम का नियम। ओम का नियम है क्या दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक तार है ये की भौतिक अवस्था का मतलब ताप, लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा I और उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर V का अनुपात सदैव नियत होता है। ध्यान दीजिएगा, का अनुपात सदैव नियत होता है। यही ओम सलाह है। फिर से दिखाएंगे आपको ओम का नियम। पहली चीज, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों पर ही मान्य है, अचालक या अर्धचालक पर नहीं। ओम के नियम में आप देखेंगे यदि किसी चालक तार या चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था, ताप, लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा I और उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर V का अनुपात सदैव नियत होता है। अर्थात ओम के नियमानुसार V/I = नियत या V/I = कांस्टेंट, और बाद में इसी कांस्टेंट को हम मान लेते हैं R, रेजिस्टेंस।
इसी को हम मान लेते हैं आर। वी अपान आई इक्वल टू आर, यही ओम का नियम है। और शॉर्ट फॉर्म में आपको कहें तो वी इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। ये ओम्स लॉ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप, लंबाई, परिच्छेद, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा आई और उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर वी का अनुपात सदैव नियत होता है, अर्थात वी अपान आई इक्वल टू कांस्टेंट। बाद में हमने कांस्टेंट को आर मान लिया, अतः वी बराबर आई आर, यही ओम का नियम है। ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ देखेंगे चुटकियों में आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, ध्यान दीजिए। ओम का नियम वल्नीवन धात्विक चालकों पर मान्य है। ओम का नियम क्या है गाइस? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप, परिच्छेद, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा आई और उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर वी का अनुपात सदैव नियत होता है, अर्थात वी इक्वल टू आई आर, वी बराबर आई आर, यही ओम्स लॉ है। ध्यान दीजिएगा, ओम्स लॉ यही है गाइस आपके लिए। तो उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। तबीयत थोड़ी हमारी गड़बड़ है, नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले दिन लेके आएंगे। उम्मीद है आप पढ़ लिए होंगे।